आज मेरे डिस्कशन का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत का अर्थ है वैसी प्रणालियाँ, वैसी पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ जिससे अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का निर्माण होता है। परंतु किन किन प्रणालियों, किन किन प्रक्रियाओं से अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण होता है, इस संबंध में पर्याप्त विवाद है, पर्याप्त मतभेद है विद्वानों के बीच। एवं न्यायिक निर्णयों में भी इसके संबंध में एक रूपता नहीं पाई जाती। 1927 के नॉर्वेजियन क्लेम्स केस में अस्थायी विवाचन न्यायालय, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने विधि के, अंतर्राष्ट्रीय विधि के 4 स्रोतों की बात कही थी। इसमें संधियां, प्रथाएं, सभ्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांत एवं न्यायिक निर्णय का नाम लिया गया था। 1927 के एसएस लोटस केस में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के 3 स्रोत हैं जिनमें न्यायिक निर्णयों या विधिवेत्ताओं के लेखों का कोई उल्लेख नहीं था। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि के बहुत से विद्वानों ने जो मत दिया है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के संबंध में, जो उन्होंने स्रोतों के प्रकार को बताया है, जितनी संख्या जो बताई है, उसमें भी मतांतर पाया जाता है। ओपेनहाइम ने 1955 का एडिशन देखें या उसके पहले के भी एडिशन में यह बात पाई जाती है। ओपेनहाइम की किताब में और फिर ओकॉनेल की किताब में अंतर्राष्ट्रीय विधि की एक इक्विटी को एक स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो जो सामान्य रूप से स्वीकृत स्रोत हैं उनसे अलग होकर ओपेनहाइम तथा ओकनेल ने एक इक्विटी के स्रोत का उल्लेख किया है। ओकनेल की एक किताब है इंटरनेशनल लॉ, जो 2 वॉल्यूम में 19 जो अभी हम लोगों को अवेलेबल है, 1970 में उसका पब्लिकेशन हुआ था। फिर इंटरनेशनल लॉ एक किताब जो स्टार्क ने लिखी, J.G. स्टार्क ने, उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो अंग हैं उनके निर्णयों या उनके द्वारा तय किए गए उनके निर्णयों तथा उनके निर्धारण को अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक स्रोत माना गया है। तो इस तरह से विद्वानों के बीच भी थोड़ा मोड़ा मतांतर है। अगर ओपेनहाइम और ओकनेल इक्विटी को एक इम्पोर्टेंट सोर्स मानते हैं, तो स्टार्क डिसीजंस एंड और डिटर्मिनेशंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक अलग स्रोत माना है। परंतु इस विवाद के बीच यह बात सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के बारे में थोड़ा मोड़ा जो मतांतर है, उसके रहते हुए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आर्टिकल 38 ICJ की जो संविधि है, जो उसका संविधान है, उसकी आर्टिकल 38 में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विवाद के फैसले के लिए 4 प्रमुख स्रोतों का, जिसमें कि 4 प्रमुख स्रोतों का उसने जिक्र किया है। उसने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जब फैसला करना, जब भी किसी केस का फैसला होगा ICJ के द्वारा, तो अमुक विधियों का, अमुक प्रकार के नियमों का को लागू करेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लागू करेगा।
उन 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 तरीकों को, उन नियमों को उसने मेन सोर्सेज और लॉ डिटर्मिनिंग एजेंसीज के रूप में देखा है। मेन सोर्सेज में इंटरनेशनल कन्वेंशंस का मतलब यहाँ ट्रीटीज से है, परंपरा प्रथा नहीं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस का सबसे पहला स्थान दिया है। वैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो विवादग्रस्त राज्यों ने स्वीकार किया है, जिनके नियमों को विवादग्रस्त राज्यों ने स्वीकार किया है, जिनके बीच मुकदमा है, जिनके बीच कोई विवाद है, उन्होंने उसको स्वीकार किया है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधियां या अनुबंध, इसके एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे पहला स्थान उसमें सोर्सेज में उसको दिया गया है। दूसरा किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को दूसरा स्थान दिया गया है। वैसी प्रथा जिससे वैसे सामान्य व्यवहार का आभास होता है, जिसे राज्यों ने कानून के रूप में स्वीकार किया है। तीसरा है सभ्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांत। और चौथा रखिए, अंतर्राष्ट्रीय केसेज में जो न्यायिक निर्णय है और बहुत ही क्वालिफाइड जो लेखक हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के लेखक, विधिवेत्ता जो हैं, उनके द्वारा जो पब्लिश की गई हैं किताबें या उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के निर्धारण के लिए सहायक स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये जो स्रोत हैं, इन स्रोतों में इन स्रोतों को आप सच पूछे तो कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द मेथड्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण के लिए जो तरीके, जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उनके संबंध में एक कंप्लीट वो पिक्चर दे देता है। कंप्लीट उसको, वह जो एन्यूमरेशन है, जो उन्होंने एक सूची रखी है, उस सूची में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्रिएशन के सारे मेथड्स और प्रोसेसेस आ जाते हैं। जो इक्विटी की बात ओकेनोल और ओपेनहाइम ने की है, उसमें या स्टार्क के द्वारा जिस बात का उल्लेख किया गया है, उनको आप गहनतापूर्वक देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन्हीं स्रोतों में वो भी इम्प्लाइड है, वो स्रोत भी इम्प्लाइड है। इस रूप में आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के स्रोत जो सामान्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं वे ही हैं जिनका उल्लेख आईसीजे के संविधि की 38वीं धारा में किया गया है। और 38वीं धारा में इन स्रोतों का उल्लेख किया गया है और इन्हीं स्रोतों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। इनकी अब अलग से एक एक करके चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो इस संविधि के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जिनसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का निर्माण होता है, वैसी संधियों को सबसे पहले रखा गया है, सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, सबसे पहले रखा गया है। परंतु हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विधि के दूसरे स्रोत जिसकी चर्चा उसमें की गई है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा, उसके डिस्कशन से प्रारंभ करेंगे। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स था। कब तक? 19वीं सदी के अंत तक। तो उन्नीसवीं सदी के अंत तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते थे, प्रथाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत थी।
और चूँकि यह ओल्डेस्ट स्रोत है, ओरिजिनल स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के निर्माण के लिए, इसलिए सर्वप्रथम हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि हमने जस्ट आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में प्रथाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान 19वीं सदी के अंत तक था। अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतः प्राथमिक रूप से प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि थी। जो नियम थे उनमें से वास्ट मेजॉरिटी नियमों के जो भारी संख्या थी, बहुत बड़ा भाग था, वह भाग मुख्य रूप से प्रथागत नियमों का ही भाग था। इसलिए 19वीं सदी के अंत तक वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी और 19वीं सदी के अंत के उत्तरार्ध से और 20वीं सदी और 21वीं सदी तक बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ ऐसी हुई हैं, लॉ मेकिंग ट्रीटी जिनको कहते हैं, विधि निर्माण संधियाँ, विधि निर्मात्री संधियाँ। और उन संधियों के आगमन से, उन संधियों के इमर्जेंस के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का महत्व पहले से कम हुआ है, परंतु आज भी उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संधि के नियमों की व्याख्या के लिए प्रथाओं का सहारा लिया जाता है। प्रथाएं आज भी अंतर्राष्ट्रीय विधि जिनका जो संधियों में निहित हैं उनके इंटरप्रिटेशन के लिए, उनकी व्याख्या के लिए प्रथाओं का सहारा लिया जाता है। इसलिए प्रथाएं पहले से महत्व में निश्चित रूप से कम हुई हैं, परंतु उनके महत्व का लोप नहीं हुआ है और आज भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कई मामलों में वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का संबंध उनसे है। अब प्रश्न ये उठता है, आए क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रथाओं और व्यवहार, कस्टम एंड यूसेज को बहुधा विद्वान या बहुत से लेखक जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वह डिफरेंस बहुत सूक्ष्म है मगर अलग है। जब व्यवहार कहते हैं हम राष्ट्रों के, व्यवहार तथा प्रथा दोनों राष्ट्रों के हैबिट्स ऑफ एक्शन हैं। दोनों राष्ट्रों के व्यवहार करने या बर्ताव करने के की आदतें हैं, परंतु जब वे आदतें अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के संबंध में जो उनका रुझान है वो बहुत ही जब प्रारंभिक अवस्था में रहता है, जब उनमें उनको सामान्य रूप से माना नहीं जाता है, राज्यों के व्यवहार में वैसा कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, स्टेट प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी नहीं है, और वे यदि यह नहीं मानते हैं ज़्यादातर राष्ट्र की ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार आवश्यक है, उनका आचरण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार आवश्यक है, तो वैसे हैबिट ऑफ एक्शन को हम यूसेज कहते हैं। और जब वह यूसेज एक निश्चित रूप धारण कर लेता है, एक लंबे अरसे से राष्ट्र वैसा व्यवहार करने लगते हैं, किसी नियम के बारे में एक तरह का आचरण करने लगते हैं, उनके व्यवहार में एक रूपता हो जाती है। अधिकांश राष्ट्र एक तरह से व्यवहार करते हैं और सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, और फिर वे इस लिहाज से उसका पालन करते हैं, उनका व्यवहार इस बात से प्रेरित होता है कि ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार आवश्यक है। जैसा उनका आचरण है वह आचरण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल है, और यदि वैसा नहीं करेंगे तो उससे अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन होगा, तो उसको हम कहते हैं प्रथा। तो प्रथा और व्यवहार के अंतर को पिट कॉबेट एक विद्वान था अंतर्राष्ट्रीय विधि का, 2 विश्व युद्धों के बीच उसने किताब लिखी
पिट कॉबेट ने फॉर्मेशन ऑफ ए पाथ अक्रॉस ए कॉमन ए पैसेज थ्रू ए मीडो, कि घास के मैदान में जो रास्ता लग जाता है, एक लंबे अरसे तक लोग चलते चलते उस पर लोग चलते हैं और चलते चलते एक रास्ता बन जाता है और लोग सामान्य रूप से ये स्वीकार करने लगते हैं कि वह रास्ता है, वह रास्ता है। जो लोग एक उनके परसेप्शन में, उनके समझदारी में यह बात आ जाती है कि वह एक रास्ता है। तो वैसे पैसेज को उन्होंने प्रथा से कंपेयर किया है। और उस घास के मैदान में आप कहीं से इधर से उधर जा सकते हैं, तो जब तक वह व्यवहार में एक रूपता नहीं है, कन्फ्लिक्टिंग व्यवहार है, तो वैसे व्यवहार को वह कहता है कि यह यूसेज है। और जब वह एक खास जो रास्ता बन गया है, कॉमन का मतलब होता है घास का मैदान, ए पाथ ए क्रॉस ए कॉमन घास का मैदान, या मीडो भी कह सकते हैं आप, उनका एग्जैक्ट वर्ड है कॉमन, इसलिए आप कॉमन कहिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको उन्होंने इस माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जब वह रास्ता एक निश्चित रास्ता बन जाता है, जो सभी लोग उस पर चलने लगते हैं और यह मानते हैं कि वह घास के मैदान के थ्रू एक रास्ता बन गया है, उस पथ का निर्माण हो गया है, उस पथ को सामान्य रूप से लोग स्वीकार करने लगे हैं, तब उसको वो कहता है कि प्रथा से उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। और जब तक जो है लोग तरह तरह से उस फील्ड की तरफ से गुजर सकते हैं, घास के मैदान से गुजर सकते हैं, कोई एक रूपता नहीं है उनके बीच, तो वैसी एक रूपता के अभाव में जो तरह तरह से लोग चलते हैं, उसको वह कहता है व्यवहार। जब तक ये बिल्कुल एक निश्चित रूप धारण नहीं करे, तब तक ये प्रथा नहीं हो सकता। तो यह जो है दोनों के बीच अंतर है, और जिसको पिट कॉबेट ने बताया है। परंतु जैसा कि ओपेनहाइम ने कहा है, सामान्यतः यह देखा गया है कि जो बहुत सारे आचरण के नियम, जो राज्यों का आचरण है किसी नियम के प्रति, वो पहले शुरू में व्यवहार के रूप में आता है। सभी राष्ट्रों में एक रूपता नहीं होती है, राष्ट्रों के आचरण में एक रूपता नहीं होती है, परंतु आगे चल के वह व्यवहार प्रथा का रूप धारण कर लेता है। तो उसको जो है ना, व्यवहार में एक टेंडेंसी होती है प्रथा बनने की। तो जैसा कि हमने व्यवहार और प्रथा के बीच अंतर के दौरान बताया आपको, अंतर के क्रम में हमने बताया, जो बात बताई उससे अंतर्राष्ट्रीय प्रथा या प्रथा के 4 एलिमेंट्स सामने आते हैं। 4 तत्व उसके सामने दिखाई देते हैं। और ऐसे तत्वों का उल्लेख आप ब्राउनली की किताब में आपको अच्छी तरह से मिलेंगे, ब्राउनली की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये 4 तत्व हैं: ड्यूरेशन, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, जनरलिटी, ओपिनियो जूरिस। ड्यूरेशन मतलब काल, अवधि। फिर उसके बाद से एक रूपता एवं संगति, सामान्यता, और यह विश्वास की ऐसा करना आवश्यक है, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो ये 4 तत्वों का मतलब ये हुआ कि प्रथा एक लंबे अरसे से 25 साल, 50 साल, 60 साल से कोई नियम जिसके संबंध में राज्यों का आचरण एक तरह का हो रहा है, तो वह जो 50 साल, 25 साल, 60 साल, 70 साल से जो नियम चले आ रहे हैं, जो राज्यों का व्यवहार एक तरह का है, उस काल में अगर राज्यों के राज्यों का आचरण उस नियम के प्रति एक तरह से है, तो उसको कहते हैं हम ड्यूरेशन, अवधि। फिर यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी, कि एक ही तरह का उनके व्यवहार में एक रूपता रहेगी और बार बार उसका उस आचरण का पालन करेंगे। वह आचरण उनका वैसे एक तरह का रहेगा, एक रूपता उसमें रहेगी। फिर जनरलिटी के, जो सामान्य रूप से अधिकांश राज्य मानते हो, राज्यों का भारी बहुमत उसको स्वीकार करता हो, जनरल हो और नियम जनरल हो। तो ये 3 जो है स्रोत जो हैं, ये 3 स्रोत को स्टार्क ने कहा है मटेरियल एस्पेक्ट।
अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का मटेरियल एस्पेक्ट, भौतिक पहलू, और ओपिनियो ज्यूरिस का मतलब है कि राज्य केवल एक लंबे अरसे से यूनिफॉर्मिटी और जनरलिटी के साथ उसका पालन नहीं करते। ये उस अवधि का तो इम्पोर्टेंट है रोल, यूनिफॉर्मिटी है, जनरलिटी है, परंतु साथ साथ उस आचरण के प्रति, उस आचरण के पीछे उनका एक ऐसा विश्वास होता है राष्ट्रों का कि वो आचरण ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय विधि के हिसाब से आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा वैसा आचरण आवश्यक है, और ये जो है ना उसका पालन, उसके पालन का मतलब, वैसे आचरण का मतलब है कि वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन कर रहे हैं। यदि उसका वे पालन नहीं करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन होगा। तो इसी को लैटिन भाषा के इस शब्द में ओपिनियो ज्यूरिस सीवे नेसेसिटाइटिस कहते हैं, ऐसे ओपिनियो ज्यूरिस शॉर्ट में लिखा जाता है, ओपिनियो ज्यूरिस। तो 3 एस्पेक्ट, जैसा कि हमने बताया आपको स्टार्क के मुताबिक, इन तीनों एस्पेक्ट्स को आप मटेरियल एस्पेक्ट कह सकते हैं, और ओपिनियो ज्यूरिस को वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कहता है। तो 2 उसके भाग उसने बताए हैं कि 2 एस्पेक्ट हैं उसके। तो ये 3 हो गए मटेरियल एस्पेक्ट, और चौथा हो गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इसको मिला के वो बोलता है कि प्रथा के लिए 4 चीज़ें जरूरी हैं, 4 में 3 मटेरियल एस्पेक्ट और 1 साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथा, कोई राज्य का कोई व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का रूप धारण किया है कि नहीं। कोई स्टेट प्रैक्टिस, उनका जो व्यवहार है राज्यों का, वे यूसेज के स्तर पर रह गया है या वो उसने प्रथा का रूप धारण किया है। ये एक इम्पोर्टेंट उसके डिटर्मिनेशन के लिए या निर्धारित करने के लिए कि कोई स्टेट प्रैक्टिस वास्तव में प्रथा का रूप धारण कर पाया है कि नहीं। सामान्य तौर पर कुछ उपायों का सहारा लिया जाता है, जैसे विभिन्न राज्यों के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं, विदेश विभाग है, उन विभागों में राज्यों के व्यवहार के रिकॉर्ड्स होते हैं, और उन रिकॉर्ड्स से यह सबूत मिलता है कि वास्तव में वे राज्य किसी नियम को स्वीकार करते रहे हैं कि नहीं, उसको प्रथा के रूप में मानते रहे हैं कि नहीं। फिर दूसरा उसका उपाय है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधिवेत्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के जानकार हैं, जो विद्वान हैं, जो विधिवेत्ता हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी, जैसे ग्रोशियस के ज़माने से जो किताबें लिखी बड़े बड़े ऑथर्स ने, उन किताबों के लिखने के समय उन्होंने राज्यों के व्यवहार का भी जिक्र किया है। उस समय राज्य किन बातों को मानते थे, कैसे राज्यों का आचरण कैसा होता था, उनका उसमें उल्लेख है। दूसरा ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, दूसरा उपाय हो गया। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के व्यवहार, कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने के रिकॉर्ड्स के मुताबिक राज्यों ने किसी नियम को प्रथागत नियम माना है कि नहीं। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों एवं ट्राइब्यूनल्स, न्यायाधिकरणों के व्यवहार को भी, उनके फैसले में, चाहे उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें राज्यों के व्यवहार, उसमें प्रथागत नियमों का सहारा लिया गया है। प्रथागत नियम को न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया गया कि नहीं, क्या प्रथागत नियम प्रचलित हैं, उनका उन न्यायालयों के रिकॉर्ड्स में उल्लेख है अथवा नहीं। फिर 5वां उसका है कि जो राष्ट्रीय न्यायालय हैं, उनमें भी जो फैसले हुए अंतर्राष्ट्रीय विधि के से संबंधित मामलों के, उन मामलों में राष्ट्रीय न्यायालयों ने भी उनका उल्लेख किया है अथवा नहीं। अगर ये 5 स्रोत जो उसके निर्धारण के लिए जो उपाय हैं,
उनमें कोई पाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में राज्यों के आचरण आचरण में प्रथा का समावेश है, प्रथा का तत्व पाया जाता है, प्रथागत नियम के रूप में उनके आचरण द्वारा स्वीकार किया गया है, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि ये अमुक नियम प्रथागत नियम था। ये निर्धारण इस प्रकार से उसका निर्धारण होता है। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो प्रथागत नियम है, इसका मूल्यांकन क्या अभी कहाँ तक वे सफल रहे हैं। यद्यपि प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि की महत्वपूर्ण स्रोत हैं और आज भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार की जाती हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में उनकी कुछ खामियां हैं, उनमें कुछ दोष पाए जाते हैं। सर्वप्रथम वे प्रकृति से ही अस्पष्ट हैं और उनका निर्धारण एक डिफ़िकल्ट काम है, एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। उनको कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय विधि का कोई प्रथागत नियम है अथवा नहीं है, इसको निर्धारित करना एक मुश्किल काम है। दूसरे, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के विकास के लिए एक बहुत ही स्लो प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास के लिए एक स्लो प्रक्रिया है और इसलिए वे जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय जीवन की, राज्यों के पारस्परिक संबंधों में जो बदलाव आते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं, उनके साथ उसको गति बरकरार रखने के लिए उनके अनुरूप बदलने की क्षमता इनमें नहीं होती, क्योंकि ये स्लो प्रोग्रेस इनका होता है, इनका डेवलपमेंट स्लो होता है। तीसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में प्रथा राज्यों के व्यवहार का एक सबूत हो सकता है, एक प्रमाण हो सकता है। प्रथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में आचरण का एक सबूत हो सकता है, उसके निर्धारण इससे नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विकसित हो गई है अथवा नहीं हुई है। फिर चौथा उसका महत्वपूर्ण दोष यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो विकास हुआ है, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि का, उस विकास में पश्चिमी देशों, यूरोपीय देशों तथा क्रिश्चियन कंट्रीज, खासतौर से यूरोपीय देशों और क्रिश्चियन कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज थे, उन्हीं के आदर्शों, उन्हीं की आकांक्षाओं, उन्हीं के हितों को ध्यान में रख के वह विधि विकसित की गई थी। प्रथागत विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि उन्हीं की आकांक्षाओं, हितों एवं आदर्शों के अनुरूप विकसित की गई, जो वर्तमान समय में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्रों की इच्छाओं, आकांक्षाओं और हितों के अनुरूप नहीं है। इसे फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज भी उनको चुनौती देते हैं कि ये इससे पूंजीवादी देशों, जो क्रिश्चियन कंट्रीज थे यूरोप के, वह सब के सब पूंजीवादी देश हैं, कि इस विधि से पूंजीवादी देशों के हितों की रक्षा होती है प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि से, इसीलिए वे उसको अपने हितों के अनुकूल नहीं मानते हैं, उसमें परिवर्तन की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक है कि धीरे धीरे इनका महत्व कम हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय विधि जितने महत्वपूर्ण स्रोत ये पहले मानी जाती थी, उतना महत्वपूर्ण स्रोत यह प्रथागत नियम रह नहीं गई है। और ये इसकी सबसे बड़ी, इसके महत्व में कमी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसके ये दोष जो हैं, विशेष रूप से जो ये पूंजीवादी देशों, पश्चिमी देशों, क्रिश्चियन कंट्रीज के हितों की जो को प्रतिबिंबित करती है प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि, इसलिए इसके महत्व में पहले से कमी आई है। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस,
को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की 38वीं धारा में सबसे पहला स्थान दिया गया है। जिस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख किया गया है, उस क्रम में सबसे पहला नाम उसका है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं कन्वेंशंस चूँकि राष्ट्रों की डायरेक्ट सहमति पर आधारित हैं, वो प्रत्यक्ष सहमति पर आधारित हैं, इसीलिए यह देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन के मुताबिक देखा जा रहा है कि ये संधियां और कन्वेंशंस अंतर्राष्ट्रीय विधि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार की जाने लगी हैं। फिर एक केस हुआ अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित, एसएस विंबलडन केस। यह केस ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान एक तरफ थे और उसमें दूसरी तरफ जर्मनी था, उनके बीच यह केस हुआ। उस केस में फैसला देते समय अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस को सबसे पहला स्थान दिया गया। उसमें यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रथाओं के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह स्रोत एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसको सारे विद्वानों ने और दुनिया ने स्वीकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में संधियों को समुचित रूप से समझने के लिए हम इन्हें दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तो ऐसी संधियां जिनको लॉ मेकिंग ट्रीटीज कहा जाता है, और दूसरी संधियां ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स, संधि अनुबंध। जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज हैं वही अंतर्राष्ट्रीय विधि के डायरेक्ट स्रोत हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रत्यक्ष स्रोत हैं। उन संधियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को लिखित रूप दिया जाता है, और वे संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो हैं वो जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज है, उनको सामान्य तौर पर राज्यों के सम्मेलनों में, जिसमें बहुत से देश भाग लेते हैं, उन सम्मेलनों में उन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और उनका वे जो संधियां होती हैं, उन संधियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रत्यक्ष स्रोत कहा जाता है। उन सम्मेलनों को बहुत से लोगों ने राष्ट्रों में जो पार्लियामेंट्स होते हैं, जो विभिन्न देशों की संसदें होती हैं, जो व्यवस्थापिकाएं होती हैं, उनसे कंपेयर करते हैं। और उनका मानना है कि जैसे उन व्यवस्थापिकाओं में विधायन का कार्य होता है, उसी तरह इंटरनेशनल लॉ के संबंध में वैसी संधियां विधायन का काम करती हैं। उनके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, इसीलिए उनको लॉ मेकिंग ट्रीटीज भी कहा जाता है। लॉ मेकिंग ट्रीटीज विधि निर्मात्री संधियां, और राष्ट्रीय संसदों से भी उनको कंपेयर किया जाता है। ये संधियां भी दो तरह की होती हैं। एक तो उससे पहले एक बात बता दें कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां आवश्यक रूप से लॉ मेकिंग होंगी, यह आवश्यक नहीं। आवश्यक रूप से लॉ मेकिंग होंगे, यह कोई शर्त नहीं है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी संधियां लॉ मेकिंग होंगी। वैसी संधियां ही लॉ मेकिंग संधियां कहलाएंगी, विधि निर्मात्री संधियां कहलाएंगी, जिनके द्वारा, जैसा कि ब्राइडली ने कहा है, जिनके द्वारा किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को स्पष्ट किया जाए,
अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का निर्माण किया जाए या विधि के उन नियमों के संबंध में कोई संशोधन किया जाए जिसको लिखित रूप प्रदान किया जाए, वैसी संधियों को ही लॉ मेकिंग ट्रीटीज कहा जाएगा। सभी संधियां लॉ मेकिंग ट्रीटीज नहीं है। वे लॉ मेकिंग ट्रीटीज वे दो प्रकार की हो सकती हैं। एक वैसी संधियां जिसको सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय, जिनके द्वारा सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का प्रतिपादन होता है, नियमों का निर्माण होता है, नियमों का उल्लेख होता है। ऐसी संधियों में आमतौर पर विश्व के अधिकांश देश और प्रमुख रूप से जो ग्रेट पावर्स हैं उनके द्वारा वैसी संधियों पर हस्ताक्षर किया जाता है, उनके द्वारा वैसी संधियों को संपन्न किया जाता है। विश्व के अधिकांश देश उसमें रहते हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उनके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, वे पूरे विश्व पर लागू होते हैं। बहुत से देश उनके मेंबर्स, उनके पार्टी, उनके पक्षकार नहीं भी हो सकते हैं, परंतु कोई देश उनका पक्षकार रहे अथवा नहीं रहे, जो प्रिंसिपल्स और जो नियम उन संधियों के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं, वे नियम दुनिया के सभी देशों के, चाहे वो पक्षकार हों या नहीं हों, उन सभी देशों के सभी देशों पर लागू होती हैं। जैसे उनके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं राष्ट्रसंघ का कॉवेनेंट 1928 का, पेरिस पैक्ट या एक युद्ध को रोकना, या युद्ध प्रिवेंशन ऑफ वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, या फिर यूनाइटेड नेशंस का चार्टर। ये संधियां ऐसी हैं जो पूरे विश्व पर लागू होती हैं, चाहे कोई देश उसका पक्षकार उस पर हस्ताक्षर करे अथवा नहीं करे, उनके द्वारा प्रतिपादित नियमों से वह बना हुआ माना जाता है। दूसरे प्रकार की संधियां होती हैं लॉ मेकिंग ट्रीटी, जो जनरल इंटरनेशनल लॉ के नियमों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करती हैं। ये जो संधियां होती हैं उन पर हस्ताक्षर करने वाले बहुत से देश होते हैं। वे आवश्यक रूप से बहुपक्षीय संधियां होती हैं और वे उन्हीं देशों पर लागू होती हैं जिन देशों ने उनको संपन्न किया है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत इसका जो विकास हुआ है, उससे इस बात का आभास होता है कि शुरू में जो संधियां जनरल इंटरनेशनल लॉ के नियमों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करती हैं, उन्हें आगे चल के दुनिया के अन्य देश भी स्वीकार करते हैं और उनमें एक टेंडेंसी देखी जाती है कि जो जनरल इंटरनेशनल लॉ है वो अंततोगत्वा विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय विधि का रूप धारण कर लेती है। इसमें 1856 में एक पेरिस पैक्ट, फिर 1899 और 1907 में हेग रेगुलेशंस, 1982 का लेटेस्ट एग्जाम्पल है 1982 का सी लॉ कन्वेंशन। ये संधियां ऐसी हैं जिनके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जनरल इंटरनेशनल लॉ के हैं, जो हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हैं उन पर लागू होती हैं, परंतु उनमें एक टेंडेंसी होती है कि आगे चलकर दुनिया के अन्य देश भी उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सार्वदेशिक संधियों की इनकी प्रवृत्ति होती है कि सार्वदेशिक संधियों के तरह ही का मकाम हासिल करने का, स्थान ग्रहण कर लें। इसके अब जो है ना, ये तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की विधि निर्मात्री संधियों की बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय विधि में कुछ द्विपक्षीय संधियां भी ऐसी होती हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। ऐसी संधियों में कुछ संधियों को कार्यात्मक संधि कहा जाता है, जैसे प्रत्यर्पण से संबंधित संधियां। ये संधियां आवश्यक रूप से द्विपक्षीय होती हैं, मगर आप देखेंगे कि पूरे विश्व में द्विपक्षीय संधि, ये जो संधियां हैं
उनमें जो प्रावधान किए जाते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और इंग्लैंड के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि हुई, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि हुई, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि हुई, उन संधियों में आप देखेंगे कि सामान्य रूप से कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। जो नियम इंडिया और इंग्लैंड के संधि में, उसी प्रकार के नियम इंग्लैंड और अमेरिका की संधि में, उसी प्रकार के नियम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच के प्रत्यर्पण संधि में। तो वे संधियां कहने के लिए द्विपक्षीय हैं, परंतु वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को के संबंध में सामान्य बातें उसमें कही जाती हैं और राष्ट्र उनको अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम के रूप में स्वीकार करते हैं। राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की 38वीं धारा में तीसरे स्रोत के रूप में स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। परंतु इस संबंध में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सिविलाइज नेशंस का मतलब यहाँ कोई बहुत वेग नहीं है। सिविलाइज नेशंस का मतलब जो ICJ में जिस तरह का रेफरेंस दिया गया, उसका अर्थ हुआ कि दुनिया के जो सभ्य एवं संप्रभु राज्य हैं उनको सिविलाइज माना जाता है। अब सभी राज्य जो है ना, पहले की तरह क्रिश्चियन स्टेट्स या यूरोपियन स्टेट्स को केवल सभ्य नहीं माना जाता। अब दुनिया के जितने भी राज्य हैं जो संप्रभु एवं स्वतंत्र हैं उनको सभ्य माना जाता है। तो उनके यहाँ जो है ना, विभिन्न देशों में जो विधि व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, उनकी बहुत सारी एक एरिया या एक तरह के देशों की बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं जो है एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो उनके कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, उन सामान्य सिद्धांतों पर वो विधि व्यवस्था आधारित है। जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की विधि व्यवस्था, यूरोपियन कंट्रीज की विधि व्यवस्था। तो ऐसे विधि व्यवस्था के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिनको वे विधि व्यवस्थाएं स्वीकार करती हैं। तो उन विधि व्यवस्थाओं में जो सामान्य बातें पाई जाती हैं, सामान्य सिद्धांत पाए जाते हैं, उनका पालन राज्यों द्वारा किया जाता है। वे उन सिद्धांतों का पालन करते हैं और पारस्परिक संबंधों में भी, एक दूसरे के साथ संबंधों में भी उन सिद्धांतों का वे ख्याल रखते हैं। तो अब जो है यह जो सामान्य सिद्धांत हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा जो पूर्व की जो अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, या अन्य न्यायालय भी जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में जो फैसला देते हैं, वैसे न्यायालय इन सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं। यद्यपि यहाँ एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कानून के सामान्य सिद्धांत क्या हैं, उस संबंध में मतभेद कुछ पाया जाता है। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सभी विधि व्यवस्थाओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। जैसे किसी की आपने नुकसान पहुंचाया तो उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, क्षति पहुंचाया तो उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। तो ये कानून का सामान्य सिद्धांत है, सभी विधि व्यवस्थाओं में इस बात का उल्लेख है। तो ऐसे जो सिद्धांत हैं उनको ही सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो कानून के जो सामान्य सिद्धांत हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने जो फैसले दिए हैं, उसमें कई एक फैसले ऐसे हैं जिनमें उन सिद्धांतों का पालन किया गया है, उन सिद्धांतों का ख्याल किया गया है। जैसे कॉर्जो कंपनी का कॉर्जो फैक्ट्री को क्या कहेंगे हिंदी में भाई, हाँ कॉर्जो फैक्ट्री नाम देते हैं। कॉर्जो फैक्ट्री केस था 1927 में, जिसमें PCIJ ने, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने यह इस सिद्धांत का पालन किया, यह निर्णय दिया कि यदि किसी करार का उल्लंघन होता है और उससे दूसरे को क्षति होती है, तो उस क्षति के लिए जो क्षति पहुंचाने वाला देश है उसको उसके लिए क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। तो यह सिद्धांत 1927 के केस में PCIJ ने अपनाया, कॉर्जो फैक्ट्री केस। फिर उसके अलावा मैरोमैटिस पैलेस्टाइन कंसेशंस केस और डाइवर्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर म्यूस, ये सब
PCIJ अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के काल में ये सब केसेज आए और उन केसेज में न्यायालय ने कानून के सामान्य सिद्धांतों का सहारा लिया। अपने फैसले में कानून के सामान्य सिद्धांतों का सहारा लिया था। अब जो है ये कानून के सामान्य सिद्धांतों के बाद कुछ ऐसे अभिकरण हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्धारण के लिए, जिनका शुरू में हमने आपको उसमें जो लिस्ट बनाई थी संविधि के 38वीं धारा के द्वारा जिन स्रोतों का उल्लेख किया गया था, उसमें लिस्ट में चौथे नंबर पर न्यायिक निर्णय और विधिवेत्ताओं या स्कॉलर्स की जो किताबें हैं, विद्वानों की जो किताबें हैं, उनको हमने कानून के नियमों के निर्धारण के सहायक के रूप में उसमें उल्लेख किया गया था। यह माना जाता है कि कुछ ऐसे एजेंसियां हैं जिनमें न्यायिक निर्णय और विधिवेत्ताओं की पुस्तकें या उनके राइटिंग्स और टीचिंग्स, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के कानूनों के निर्धारण में सहायता मिलती है, उनमें ऊपर पहला मकाम है न्यायिक निर्णय का। तो न्यायिक निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के निर्धारण में, नियमों के स्पष्टीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम क्या हैं, इनके संबंध में वही फैसला देते हैं, वही न्यायिक निर्णय में जजेज ही बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियम का अर्थ क्या हुआ, ये कैसे लागू होगा। तो उनके निर्धारण के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। परंतु साथ ही साथ न्यायिक निर्णय की एक खूबी यह है कि वे फैसला देते समय, लॉ की व्याख्या करते समय कभी कभी नए नियमों का निर्माण कर देते हैं, जो राष्ट्रीय विधि व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट, उसमें आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो डायरेक्टली संविधान में नहीं लिखे गए हैं, उनका भी समावेश न्यायालय ने कर दिया है। तो यानी कानून की व्याख्या के समय, जब केस का फैसला होता है, उस समय जब कानून की व्याख्या होती है, तो उस व्याख्या के समय वे नए नियमों को जन्म दे देते हैं। अपने फैसले में कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे नए नियमों का निर्माण हो जाता है। ऐसे जो न्यायालय हैं, वे महत्व की दृष्टि से सभी न्यायालयों के निर्णय समान नहीं है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का महत्व अधिक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णयों का महत्व अधिक है और राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का महत्व कम है। जैसे PCIJ जो राष्ट्रसंघ के काल में था, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आज है, तो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय महत्व की दृष्टि से ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, सबसे ऊपर हैं। उनके द्वारा दिए गए फैसले, उनके द्वारा जो कानून के नियमों का निर्धारण होगा, वो सबसे ज़्यादा महत्व रखेगा। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय न्याय स्तर के अभिकरणों में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का नाम होता है, उसके अलावा अन्य कोर्ट का नाम आता है। महत्व की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद राष्ट्रीय न्यायालयों का महत्व है, और राष्ट्रीय न्यायालयों में जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनके निर्णयों को सबसे ज़्यादा महत्व प्राप्त होता है। जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय बहुत से मामले ऐसे आए हैं जिन मामलों में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फिर इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का लीगल बेंच, जो आजकल अब वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट हो गया है, इसलिए इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का महत्व है। फिर भारत जैसे देश के सुप्रीम कोर्ट का महत्व है। तो महत्व की दृष्टि से सबसे ऊपर राष्ट्रीय न्यायालयों में सबसे ऊपर जो उच्चतम न्यायालय हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनके निर्णयों का, जो अंतर्राष्ट्रीय
विवादों में जो उनका निर्णय है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है और बाकी कोर्ट्स के निर्णयों का कम महत्व दिया जाता है। अंत में हम विधिवेत्ताओं के द्वारा लिखी गई किताबों, विधिवेत्ताओं की राइटिंग्स एवं टीचिंग्स का उल्लेख करेंगे। उनके राइटिंग्स और टीचिंग्स में इस बात का उल्लेख होता है कि उस समय कौन सी विधि प्रचलित थी, उससे इस बात का एविडेंस मिलता है, प्रमाण मिलता है कि कौन सी विधि उस समय प्रचलित थी। फिर साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि अमुक विषय पर किस प्रकार की विधि होनी चाहिए। तो वास्तव में उसको न्यायालयों का काम है कि वह देखे कि उस समय किस प्रकार की विधि प्रचलित थी। परंतु कभी कभी जो है ना, वे जो ऑथर्स लिखते हैं उनके जो ओपिनियंस होते हैं, उनके जो मत होते हैं, वे उनसे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रभावित होती है। उनसे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को नया रूप प्रदान करने में, किसी नियम को बदलने में या उस नियम को परिष्कृत करने में उससे सहायता मिलती है। ऐसे जैसे आपने बराबर नाम सुना है, जैसे हमने आपको एक लेक्चर में बताया भी था कि ग्रोशियस इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता के रूप में ग्रोशियस को एक्सेप्ट किया जाता है। तो आज ग्रोशियस का अंतर्राष्ट्रीय विधि की दिशा को निर्धारित करने में उसका अक्सर रेफरेंस दिया जाता है, उसको दिशा को तय करने में कि कौन सी विधि है या क्या उस समय विधि थी, उसके प्रमाण के रूप में ग्रोशियस की पुस्तक या उसके पहले जेंटिलिस की पुस्तक या बिंकरसोएक की पुस्तक है, वैटल की पुस्तक है, इन पुस्तकों का नाम आता है। ये क्लासिक्स के रूप में मानी जाती हैं। ये इन विद्वानों ने ऐसा आज के ज़माने में, पहले कि जितना महत्व था इन लेखकों का विद्वानों का, उतना महत्व आज के विद्वानों का नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण के संबंध में। परंतु आज भी उनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। जैसे ओपेनहाइम की किताब, ओपेनहाइम का जिनका बार बार नाम हम लेते हैं, ओपेनहाइम की किताब को अक्सर यह माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को प्रभावित करने में ओपेनहाइम की पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि ग्रोशियस या जेंटिलिस आदि के जैसे लेखकों के राइटिंग्स के बराबर महत्व इनका नहीं है, मगर आज भी वैसा इन्फ्लुएंस बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। आज भी ओपेनहाइम जैसे लोगों के पुस्तक का महत्व है, उनके राइटिंग्स और टीचिंग्स का महत्व है। इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखना होगा कि उसमें भी लेखक कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो लेखक हो सकते हैं जो डेड है, जैसे ग्रोशियस, जेंटिलिस, वैटल, इन सबों का नाम लिया हमने, जो डेड लेखक हैं। आज ओपेनहाइम भी डेड लेखक हैं। तो जो डेड लेखक हैं उनके विचारों का महत्व, उनके विचारों का प्रभाव, उनके विचारों का महत्व जो लिविंग जूरिस्ट हैं, विद्वान हैं या लेखक हैं या विधिवेत्ता हैं, उनसे ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि कोई इश्यू उठा अगर आज, तो वह जो है इश्यू है तो दो देशों के बीच है, तो जो पहले का लेखक लिख गया और कोई विवाद बाद में उठा, तो उस इश्यू से वह इमोशनली अटैच्ड नहीं है, भावनात्मक रूप से वो अटैच नहीं है, उससे संबंधित नहीं है कि अपने देश का पक्ष ले लेगा या दूसरे देश का पक्ष ले लेगा, या तो अपने देश के पक्ष से वो बहुत हद तक निष्पक्ष होता है। वो जो है ना, चूँकि वो मर गया है और ये विवाद नहीं उठा, तो जिस वक्त मरा उस वक्त कोई विवाद नहीं था, तो वो जो लिखेगा वो ज़्यादा ईमानदारी के साथ उसको ज़्यादा ईमानदारी के साथ लिखेगा और उसको महत्ता अधिक प्राप्त है बनिस्बत जो लिविंग राइटर्स हैं, जो जीवित हैं और किसी मुद्दे पर लिख रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो अपने देश के लिए उनके मन में पक्षपात हो सकता है। तो इसलिए जो डेड लेखक हैं उनके राइटिंग्स का महत्व अधिक है। फिर दूसरी बात एक और है कि हमने जो अभी आपको बताया कि जो दो तरह के लेखक, एक तो हो सकते हैं जो लिविंग लेखक हैं, आज जो डेड लेखक हैं, तो उसमें जो लिविंग है उनसे ज़्यादा डेड लेखक का महत्व होगा, इसलिए कि जो मुद्दा होगा उनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट उनका नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो टेरिटोरियल राइटर्स होंगे
और जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होंगे, जो उस प्रदेश के नहीं होंगे। जैसे टेरिटोरियल राइटर्स का मतलब हो गया कि जो दो देशों के बीच कोई विवाद है, उस मुद्दे पर उनके लेखन को देखा जाता है। तो जब ये जब देखा जाएगा तो उसमें दोनों में से किसी एक देश का कोई राइटर होगा, तो उस लेखक में इस बात की संभावना रहेगी कि अपने देश का पक्ष लेगा। तो वो जो विवाद से संबंधित देशों के जो लेखक हैं उनको कहते हैं हम टेरिटोरियल लेखक, टेरिटोरियल लेखक या प्रादेशिक लेखक कहेंगे। और जो विवाद से संबंधित नहीं है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई मामला है और उस पर विचार जो है ना दिया है किसी तीसरे देश के, तीसरे मुल्क के किसी विद्वान ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, किसी ने दिया है, तो जो टेरिटोरियल राइटर्स हैं उनके लेखन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टेरिटोरियल लेखक नहीं हैं उनके विचारों को माना जाता है, उनके विचारों को महत्व दिया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने जो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं उनका हम लोगों ने जिक्र कर दिया है। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि महत्व की दृष्टि से इनकी हायरार्की, इनका स्थान कैसे निर्धारित किया जाएगा, कौन सबसे महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, कौन। तो स्टैट्यूट की 38वीं धारा में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि किस तीन, जैसे ऊपर जिन स्रोतों को रिफ़र किया गया है, 3 स्रोतों का जिसका हवाला दिया गया है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन स्रोत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा तो लिख दिया गया है कि लॉ को डिटरमिन करने के लिए, लॉ के निर्धारण के लिए उनका इस्तेमाल होगा, भले उस स्रोत के रूप में भी काम करते हैं वो अलग बात है, मगर जो है वो लिखा हुआ 3 स्रोतों में नहीं लिखा हुआ है कि कौन स्रोत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण। तो उसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लिखा हुआ है उन 3 स्रोतों में कहीं ये प्राथमिकता नहीं दी गई है किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा, किसको कम। परंतु 1920 की जो एक कमेटी बनी थी PCIJ के स्टैट्यूट को तैयार करने के लिए, और उसी स्टैट्यूट की हूबहू कॉपी है, लगभग 1900 हूबहू कॉपी है ICJ जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी जो संविधि है, उसका जो संविधान है, और 1900 जो राष्ट्रसंघ के काल में PCIJ था उसका जो संविधान है, दोनों लगभग हूबहू एक ही चीज़ है। तो जिस कमेटी ने तैयार किया गया था 1920 में एक कमेटी बनी थी, उसने तैयार किया था स्टैट्यूट को, तो उसने इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में अभी हमने बताया, उसी को रख लिया गया ICJ के संविधि के रूप में भी, और उसी तरह से उसका क्रम तैयार किया गया है, 1 2 3 4 करके किया गया है। तो एक जो है वह, उसमें भी यह रेफरेंस नहीं है, उसमें यह प्रस्ताव था कि जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में स्रोतों को रखा गया है उसी क्रम में उनके महत्व को लिख दिया जाए। तो लिखा नहीं गया है, परंतु लिखित रूप से भी अगर देखें तो जिस क्रम में उन स्रोतों का उल्लेख है उसी क्रम में उनका महत्व भी है। महत्व की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, इस तरह से है। और इस प्रकार ये जो है ना पूरा टॉपिक हमने आपको कवर कर दिया।